हेलो एवरीवन, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। इसके पहले पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें से पार्ट नंबर 1 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इस चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आप लोग को ये अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ से कांटेक्ट करो। आपको यहाँ पे नोट्स भी सारे मिल जाएंगे और आप सारे डाउट्स भी आस्क कर सकते हो या फिर आप ईमेल कर सकते हो। ओके, सो अपना पेन एंड कॉपी उठा लीजिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Like this video, also subscribe to this channel and press the bell icon for notification. तो आज सबसे पहले हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे कि जो अपना बेसिक कंसेप्ट है। आज हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रोमोसोम है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है और भी बहुत सारी चीजें, लिंकेज है, फिर और भी बहुत सारी चीजें हम आज देखेंगे, ठीक है, बट लाइन वाइज अच्छे से। तो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो अपने पास अपनी जो बॉडी होती है, बॉडी ये नॉर्मली किससे बनती है? बॉडी अपनी सेल से बनती है। किससे बनती है? सेल से, ठीक है। तो अभी हम अगर सेल के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ ले तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जो सेल होता है, सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। सेल किसी भी शेप में हो सकता है अपने बॉडी में। लीवर के सेल का शेप अलग होता है, कार्डियक मसल वाले जो सेल्स होते हैं अलग होते हैं, ब्रेन सेल्स के जो शेप होते हैं वो अलग होते हैं, स्किन का जो शेप होता है अपना एक्सटर्नल स्किन, उसका शेप अलग है, ठीक है। तो मैं कोई भी एक नॉर्मल सा सेल उठाता हूँ, सपोज सर्कुलर स्ट्रक्चर में, कोई भी ट्रायंगुलर है, कैसा भी सेल हो सकता है, ठीक है। तो चलो, ये जो बाहर की लेयर होती है सेल की, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सेल मेम्ब्रेन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो इसके इंटरनल पार्ट्स में ये यहाँ पे एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इतनी सी चीजें बस याद रखोगे ना तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगी। फिर ये जो न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर समथिंग चीजें होती हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे, तो इसे हम नाम देते हैं जेनेटिक मटेरियल का। तो इसका नाम है जेनेटिक मटेरियल। क्या नाम है इसका? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है जो कि बहुत ही जरूरी है। वाई आपको ऐसे सारी चीजें याद रखनी है? अभी देखो, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके बारे में, इसके पहले हमने जब क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस वाली थियरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि वहां पे जो साइंटिस्ट थे, देखो, तो उन्होंने क्या किया, जब माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ तो उन्होंने क्या किया, अच्छे से सारे के सारे सेल्स को अच्छे से स्टडी की, और स्टडी करने के बाद उन्हें पता चला कि जो ये अपना क्रोमोसोम है ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि माइक्रोस्कोप में दिखता है और इसका साइज बहुत छोटा है, और ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है। जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अपना क्रोमोसोम रहता है, और इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, फिर आरएनए है, फिर ये आरएनए के जितने भी टाइप्स है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सारी चीजें अपने न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। सो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या है यहाँ पे, इसके ये किसके अंदर आता है? तो नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल हम डीएनए, आरएनए, फिर बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, फिर न्यूक्लियोटाइड के बाद बहुत सारे जीन्स हैं जो कि डीएनए के अंदर ही होते हैं। तो ये सारी चीजें हम जेनेटिक मटेरियल को कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं ना, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ये क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। तो जो क्रोमोसोम है, यानी कि कहने का मतलब है कि क्रोमोसोम ही अपने न्यूक्लियस के अंदर होता है, और यही है जेनेटिक मटेरियल। और इसी क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड 5 टाइप्स के होते हैं, आपको पता होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो ये आपको मालूम ही होगा क्या होता है? एडेनिन, फिर होता है गुआनिन, फिर होता है साइटोसिन, फिर होता है एक और लास्ट में यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। ऐसे होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आपको बाकी की चीजें पता ही है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है, हमें क्या समझ में आया कि यही है जेनेटिक मटेरियल, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड और जीन्स होता है, ठीक है। ये चीजें हमें अच्छे से जान के रखनी है। ओके, अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि जो क्रोमोसोम है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी डीएनए एग्जैक्टली कहाँ पे होता है।
तो देखो अगर मैं ये कहूं कि ये है अपना क्रोमोजोम जो कि न्यूक्लियस के अंदर था सेल के, तो यहाँ पे अपना डीएनए वगैरह कहाँ पे है? तो ये देखो जो ये दोनों चीजें हैं इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? अभी हम इनसे सब अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि आपको आसानी हो। तो इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड, और ये जो सेंटर में है इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसे हम? सेंट्रोमियर, जिससे सारे के सारे क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर के दो क्रोमैटिड्स और नीचे के दो क्रोमैटिड्स ये दोनों है, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं किससे? सेंट्रोमियर से। ठीक है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, अभी देखो जो ये यहाँ पे अपना क्रोमैटिड्स है इसी के अंदर यहाँ पे क्या होता है? क्वाइल्ड फॉर्म में क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है इसी के अंदर? क्रोमैटिड के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल होता है। कैसे होता है? ये क्वाइल्ड होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो जो डीएनए है ये क्वाइल्ड फॉर्म में क्रोमोजोम के अंदर होता है, और इसी डीएनए मॉलिक्यूल से क्या बनता है? आरएनए बनता है। ठीक है, और आरएनए कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एमआरएनए हो गया, फिर टीआरएनए हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना जो है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, और राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 टाइप के यहाँ पे आरएनए होते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये था अपना मेन इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट जिसे आपको आना चाहिए। ठीक है, और इसी डीएनए के अंदर जो हम अलील पढ़ते आ रहे हैं, जो जीन्स है, यही जीन्स होता है डीएनए के अंदर। ठीक है, एक क्रोमोजोम के अंदर ये जो क्रोमोजोम है, ये पूरा क्रोमोजोम, इस क्रोमोजोम के अंदर तो बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो डीएनए है इसके अंदर भी बहुत सारे जीन्स होते हैं नॉर्मली। ठीक है, और ये आरएनए कब क्रिएट होता है तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, चलो तो अभी ये सारी चीजें आप समझ चुके हो। चलो तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपने वो सारा स्क्रीनशॉट वगैरह ले ही लिया होगा। चलो तो अभी क्रोमोजोम जो होता है ये नॉर्मली एक फिलामेंटस बॉडी होती है जो कि प्रेजेंट होती है यूकार्योटिक न्यूक्लियस में। अभी देखो आपको पता होगा कि 2 टाइप के यहाँ पे सेल होते हैं, एक होता है यूकार्योटिक सेल और एक होता है प्रोकार्योटिक सेल। ठीक है, तो दोनों के बारे में आप जानते हो, प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल। जो यूकार्योटिक सेल होता है तो देखो एक वर्ड होता है कारियोस। कारियोस का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। बट प्रोकार्योटिक जो होता है इसमें कारियोस है और इसमें जो न्यूक्लियस है नॉर्मली ये वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। तो यूकार्योटिक सेल में जहां न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप्ड है वहीं फिलामेंटस क्रोमोजोम होता है। फिलामेंटस यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे क्वाइल्ड ऐसा कुछ समथिंग। ठीक है, उसे हम क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमा इस वर्ड का मीनिंग होता है क्रोमो, इसका मतलब होता है कलर, और सोमा मीन्स होती है बॉडी, यानी कि एक कलर्ड बॉडी। तो ये क्रोमोजोम होता है, यानी ये जो क्रोमोजोम है ये कलर्ड बॉडी है। फिर इसके डायमेंशन जान लो आप फटाफट। ये चीजें तो सिर्फ याद करने लायक है कि जो लेंथ होता है इसका, तो लेंथ कैसा है? 0.1 से लेके 33 माइक्रोमीटर तक। अब आप कहोगे ये माइक्रोमीटर क्या होता है? तो देखो ये जो होता है ना माइक्रोमीटर, ऐसा तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, इतना छोटा। ठीक है, ये माइक्रोन पढ़ते हैं इसको, माइक्रोन। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। और थिकनेस इसकी 0.2 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक होती है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखो। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो क्रोमोजोम है नॉर्मली दिखता नहीं है हमेशा। हम लोग जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं ये हमेशा सेल डिवीजन के टाइम पे ही हमें दिखता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली बनता कैसे है? तो क्रोमोजोम डीएनए से बनता है। एक हिस्टोन और नॉन हिस्टोन नाम के प्रोटीन होते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये बाइंडिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? बाइंडिंग के लिए। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, बाइंडिंग के लिए यूज होता है। और नॉन हिस्टोन ये अनबाइंड करने के लिए यूज होता है। तो ये बातें अच्छे से याद रखना। तो ये यहाँ पे दोनों प्रोटीन से बनता है डीएनए। फिर यहाँ पे जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के पास ही जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के पास ही क्या होता है? अपने अंदर सारे कैरेक्टर। वाई इसके पास सारे कैरेक्टर? बिकॉज ये कैरी करता है डीएनए को और डीएनए कैरी करता है जीन्स को। तो जीन्स के पास जब अपने कैरेक्टर है, इसका मतलब सारे कैरेक्टर किसके पास है? क्रोमोजोम के पास है। तो क्रोमोजोम कैरियर होता है हेरिडिटी का, यानी कि हेरिडिटी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नथिंग बट हेरिडिटी। और इसी ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हेरिडिटी है इसका कैरियर कौन होता है? क्रोमोजोम होता है। तो इसे
इसे आप अच्छे से याद रखना। जो क्रोमोजोम है, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर इसका कुछ अलग ही नंबर है और अलग अलग एनिमल्स स्पेसिफिक स्पेसीज जो होती हैं उनमें अलग अलग इसका नंबर होता है। हमारे में इसका टोटल नंबर 46 है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये भी वेरी करता है सेल बाय सेल। अगर हम लोग नॉर्मल किसी जाइगोट की बात करेंगे तो इसके अंदर 2n यानी कि 46 होगा, और अगर हम किसी अपने अंदर के गैमेट्स की बात करेंगे तो इसके अंदर ओनली एंड ओनली 23 होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ के अच्छे से रखना है, यानी गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं इसके लिए। ठीक है, चलो अभी इसी नंबर के बेसिस पे हम एक चीज समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम चलो 46 है और 2n इसे हम कह सकते हैं क्योंकि n का मतलब होता है 23, तो 2n मतलब हो गया 46। तो ये बात आपको याद रहेगी। ठीक है, देखो तो अभी यहाँ पे हम एक कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे कि जो क्रोमोजोम नंबर है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सपोज 23 पेयर है क्रोमोजोम का, 23 पेयर है, तो ये किसी से मल्टीप्लाई, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा ये 46, फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होते हैं क्रोमोजोम अलग अलग स्पेसीज अलग अलग एनिमल्स में। ठीक है, सो इसी डिग्री ऑफ मल्टीप्लिकेशन को, डिग्री ऑफ रिपीटिशन या फिर आप कह सकते हो डिग्री ऑफ मल्टीप्लिकेशन को, या हम क्या कहते हैं, प्लॉइडी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, प्लॉइडी। प्लॉइडी क्या होता है, अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप बता देना कि ये जिस भी डिग्री ऑफ रिपीटिशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर, प्राइमरी बेसिक नंबर मतलब स्टार्टिंग में सपोज 23 पेयर क्रोमोजोम थे, तो अब ये कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर कितने नंबर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लॉइडी। सपोज प्राइमरी नंबर 23, तो किससे, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका प्लॉइडी कितना है, 2 है। ठीक है, अगर ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका प्लॉइडी 1 है। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, फर्स्ट वाले प्राइमरी बेसिक नंबर से, अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका प्लॉइडी नंबर 3 है। तो यही होता है प्लॉइडी। ठीक है, याद रखना। इसी के बेसिस पे हम लोग ने प्लॉइडी को डिफरेंशिएट किया है। एक होता है यूप्लॉइडी और एक होता है अनयूप्लॉइडी। इन दोनों का मीनिंग आप अच्छे से समझ लो। जो यूप्लॉइडी होता है ना, यूप्लॉइडी में एकदम जो अपना प्राइमरी बेसिक नंबर है ये एग्जैक्ट नंबर से, किससे, एग्जैक्ट नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर से मल्टीप्लाई होने का मतलब है या तो 1 से या तो 2 से या तो डायरेक्ट 3, 4 ऐसे ऐसे। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर से। अपना सपोज 23 पेयर क्रोमोजोम है तो ये 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 से, 3 से, ऐसे ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। इसे हम यूप्लॉइडी कहते हैं। और अनयूप्लॉइडी में क्या होता है, यहाँ पे डिलीशन और अपडेशन, ये या फिर एडिशन, ठीक है, ये सारी चीजें होते रहती हैं। किसमें, ये अनयूप्लॉइडी में होते रहती हैं। ठीक है, तो अनयूप्लॉइडी में डिलीशन, अपडेशन, एडिशन कैसा भी मतलब होते रहता है। अनयूप्लॉइडी में हम किसी भी नंबर से प्लस कर देंगे, किसी भी नंबर से डिलीट कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कम कर देंगे क्रोमोजोम नंबर को। तो ये होता है अनयूप्लॉइडी में। समझ गया होगा अभी अच्छे से। अगर मैं अपने बेसिक नंबर 23 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करूं यूप्लॉइडी के अंदर, तो हम उसे कहेंगे मोनोप्लॉइडी। प्लॉइडी मतलब अपने ह्यूमन बीइंग में 23 अपना प्राइमरी बेसिक नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 को हम क्या कहते हैं, मोनो कहते हैं। तो मोनोप्लॉइडी हो जाएगा। डाई मतलब 2, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन, एन का मतलब होता है 23। ठीक है, तो 2 मतलब यहाँ पे क्या हम लोग रिफर करते हैं, डाई, तो डाई प्लॉइडी। ठीक है, क्योंकि 23 मतलब प्लॉइडी होता है। फिर पॉली मतलब मेनी, यानी बहुत सारे, तो 3, 4, 5 एन कितना भी आप जाते जाओ। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को, एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी। फिर ऐसे यहाँ पे देख लो, जो अनयूप्लॉइडी है यहाँ पर 2 टाइप है, एक है हाइपोप्लॉइडी, एक है हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपो इस वर्ड का मीनिंग होता है, याद रखना, इस वर्ड का मीनिंग होता है बिलो या फिर कम या फिर डिक्रीमेंट। अलग अलग चीजों के लिए हम यूज करते हैं हाइपो का मीनिंग। ठीक है, जब हम किसी पोजीशन की बात करेंगे तो हाइपो वर्ड का मीनिंग बिलो होता है। जब हम किसी नंबर की बात करेंगे तो हाइपो का मतलब डिक्रीमेंट होता है। तो ये हाइपो मतलब ऐसा आप समझ लो कि डिक्रीमेंट या नीचे, ऐसा कुछ लेवल इसका। ठीक है, और हाइपर मतलब होता है एबो, समथिंग ऊपर के लिए या बढ़ने के लिए, इंक्रीमेंट होने के लिए हम यूज करते हैं। तो हाइपोप्लॉइडी में हमेशा जितने भी नंबर रहेंगे, सपोज टोटल नंबर 2n है यानी 46 क्रोमोजोम, तो इसमें हम अगर 1 माइनस करते हैं तो हम उसे क्या
कहेंगे, मोनोसोमी। अगर हम 2 माइनस करते हैं तो नल्ली स्वामी कहते हैं, ठीक है, नल्ला स्वामी नहीं, नल्ली स्वामी, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, 2n-2 2n-1, तो याद रखना अच्छे से। फिर यहाँ पे ट्राइसोमी अगर है तो किसमें आएगा, ये नॉर्मली हाइपोप्लॉइडी में, हाइपरप्लॉइडी में। आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे अभी कि मुझे बताना कि जब ट्राइसोमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है, कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है ट्राइसोमी में। आपने ये पढ़ा है और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि कौन सी डिसीज होती है ट्राइसोमी के अंदर, ठीक है, जिसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, 2n+1 यानी कि एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा ऐड होता है अपने 2n में, ठीक है, एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है किसमें, ट्राइसोमी में। मतलब 46 क्रोमोजोम तो रहेंगे, +1 आके 47 कर देगा। तो ऐसी कौन सी जेनेटिक डिसीज होती है इस ट्राइसोमी के वजह से। तो बहुत सारी डिसीजेस हैं, आप लोग उनमें से किसी एक या दो का नाम बताओगे, ठीक है। फिर उसके बाद है ऐसी टेट्रासोमी, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, अपने पास 46 क्रोमोजोम है और 2 ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं टेट्रासोमी, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखना है, ये होता है यूप्लॉइडी, ठीक है, ये बातें समझ के रखना। चलो अभी हम ये एक बात यहाँ पे अभी नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो अभी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम में अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे, ओके। चलिए तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम में। चलिए तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो क्रोमोजोम होता है ये हमने अभी पहले ही पढ़ा है कि ये माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें दिखता है। तो फिर आपने सेल डिवीजन देखा होगा, सेल डिवीजन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक माइटोसिस हो गया, आपने इसके पहले पढ़ा था माइटोसिस। फिर उसके बाद है आपने पढ़ा होगा मियोसिस के बारे में, नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, मियोसिस अगेन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में होता है। माइटोसिस फिर से 2 पार्ट्स में होता है, ये एक होता है कार्योकाइनेसिस और एक होता है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। फिर यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है, यहाँ पे इसके पास फिलहाल यहाँ पे कार्योकाइनेसिस 4 टाइप में होता है और कार्योकाइनेसिस ओनली यहाँ पे नॉर्मली 1 टाइप में, या फिर नॉर्मल टाइप ही नहीं इसका, साइटोकाइनेसिस में बस एक बार सेल का डिवीजन होता है, कार्योकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो जो मैंने अभी बोला है वैसे आप लोग लिखते जाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। तो ये था सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में जब कार्योकाइनेसिस हो रहा होता है तो यहाँ पे 4 डिवीजन थे। 4 में क्या था, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और उसके पहले था एनाफेज, ठीक है। तो ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें से मेटाफेज एक फेज है, ठीक है। तो ये मेटाफेज में यहाँ पे हमें माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है कौन, क्रोमोजोम, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। वाई यहाँ पे, बिकॉज जो मेटाफेज होता है इस फेज में जो अपना क्रोमोजोम है वो बहुत ज्यादा क्वाइल्ड हो जाता है और क्वाइल्ड होने की वजह से ये हमें ज्यादा विजिबल होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जब अपना क्रोमेटिड है, अभी क्रोमोजोम में क्रोमेटिड कौन से होते हैं, ये वाले पार्ट्स क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, इसे याद रखना अच्छे से। तो जो क्रोमेटिड्स है, क्रोमेटिड्स दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स किससे कनेक्टेड होते हैं, एक सेंटर में डिस्क लाइक शेप होता है, उस डिस्क लाइक शेप से ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और उसी डिस्क लाइक शेप को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। और अब से हम उसे एक और नाम देंगे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो उसी सेंट्रोमियर का नाम क्या होगा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। और यही प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन एक डिस्क लाइक शेप, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो व्हाइट कलर में, यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे जो व्हाइट कलर है, यहाँ पे डिस्क लाइक शेप में एक चीज को कंटेन करके रखा है, जिसे हम यहाँ पे इस डिस्क को ही हम देखो सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर में जो डिस्क लाइक शेप है इसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। और ये काइनेटोकोर जो होता है ना, ये कनेक्टिविटी का काम करता है। और ये क्या कनेक्ट करता है, तो जब कभी भी सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर कुछ ऐसे बनता है, ऐसे कुछ स्पिंडल फाइबर बनता है। तो जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये स्पिंडल फाइबर में यहाँ पे क्या कनेक्टेड होते हैं, ऐसे कुछ क्रोमोजोम कनेक्ट होते हैं। आपने जब 11th में इसे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं तो बता ही रहा हूँ, तो आप सुन लो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्रोमोजोम कनेक्ट होते हैं। तो ये जो सेंटर में क्रोमोजोम, ये स्पिंडल फाइबर की जो लाइन कनेक्टेड है ना, जिससे भी कनेक्टेड है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपना काइनेटोकोर। यानी कि जो ये यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। और इसी काइनेटोकोर
के थ्रू अपना स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोजोम से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो इसे आपको याद रखना है। यानी कि अगर मान लो यहां से अपना ये क्रोमोजोम है, ठीक है, और यहाँ पे ये अपना मिडल में क्या है, जो भी सेंट्रोमियर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर कहेंगे, और यहाँ से अपना ऐसे स्पिंडल फाइबर जाता है। अभी आपको समझ गया होगा सारी चीजें। तो इसी काइनेटोकोर से क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है, जो कि सेंट्रोमियर के पास होता है ये काइनेटोकोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो बहुत सारे कुछ ऐसे क्रोमोजोम होते हैं जिसमें ऐसा कंस्ट्रिक्शन, मतलब क्या होता है, सपोज यहां से ऐसा सीधा कोई चला आ रहा है और ये बीच में ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ कंस्ट्रिक्ट हो गया और फिर ऐसे चलने लग गया, समझा कि नहीं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो ये होता है कंस्ट्रिक्शन। तो कुछ क्रोमोजोम में बहुत सारे कंस्ट्रिक्शन दिखते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है ना, तो ये कुछ ऐसे क्रोमोजोम्स हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा बहुत सारे सेंट्रोमियर आ जाते हैं, जिसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है, इन्हीं से न्यूक्लियोलस बनता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो जो अपना सेल है, सेल के पास यहाँ देखो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में एक छोटा सा पार्ट होता है, न्यूक्लियस में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है, ये होता है अपना न्यूक्लियोलस, ठीक है। चलो, तो अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाइक सैट बॉडी है। सैट बॉडी मींस जो होती है सैटेलाइट बॉडी। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन में, टर्मिनल में, चाहे ये टर्मिनल पकड़ो या ये टर्मिनल पकड़ो, बट वन साइड किसी भी एक क्रोमोजोम के टर्मिनल में क्या होता है, एक सैट बॉडी होती है, जिसे हम सैटेलाइट बॉडी भी कहते हैं। तो इस सैट बॉडी का जो अटैचमेंट होता है, ये भी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में ही होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जस्ट एक कंस्ट्रिक्शन है, जस्ट एक क्रोमोजोम है। जब एक से ज्यादा क्रोमोजोम्स किसी भी एक से ज्यादा सेंट्रोमियर किसी भी क्रोमोजोम में आ जाते हैं, तो उन सेंट्रोमियर्स को हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, और अगर नॉर्मल है तो उसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। और इसी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के पास काइनेटोकोर होता है, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे जब स्पिंडल फाइबर बनता है, उस टाइम पे ये कनेक्टिविटी करने का काम करते हैं। तो इसे याद रखना। चलिए अब हम यहाँ पे और भी चीज जानते हैं इनके बारे में, कि जो अपना क्रोमोजोम है, अब सपोज मान लो कि यहाँ पे ये ऐसे क्रोमोजोम था, ठीक है। चलो, तो ये ऐसे कुछ क्रोमोजोम है, ठीक है, या फिर मैं यहाँ से एक ही किसी भी अपना यहाँ पे एक क्रोमेटिड्स उठाता हूँ, नॉर्मल यहाँ पे एक फेज उठाता हूँ साइड का, एक आर्म, और देखो ये यहाँ पे बना लिया मैंने इससे। अब देखो ये जो अपना सेंट्रोमियर है, ये जो अपना सेंट्रोमियर अभी कहाँ है, मिडल में है, ठीक है। जब मिडल में है सेंट्रोमियर, तो इसकी पोजीशन के हिसाब से हम ऐसे क्रोमोजोम का नाम देंगे मेटासेंट्रिक, ठीक है। हम क्या नाम देंगे इसका, मेटासेंट्रिक इसका हम नाम देंगे, ठीक है। जब अपना सेंट्रोमियर हल्का सा एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तब हम यहाँ पे इसे कुछ और नाम देंगे। फिर ऐसे ही हम लोग अभी सब देखेंगे एकदम लाइन वाइज, बस आपको पहले इसकी कंसेप्ट को समझना है। जब अपना क्रोमोजोम में के अंदर जो ये सेंट्रोमियर होता है एकदम और अंदर तक चला जाएगा, तब हम उसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक कंडीशन, और जब एकदम टिप में होगा तब हम इसे और कुछ नाम देंगे, ठीक है। तो अभी आपको अच्छे से यहाँ पे अच्छे समझना है कि जो पोजीशन होता है सेंट्रोमियर का, इसी के बेसिस पे अपने पास क्रोमोजोम के कुछ टाइप्स है, ठीक है। अगर क्रोमोजोम नॉर्मल मिडल में है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बट अगर थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है तो उसी शिफ्ट होने के बेसिस पे हमारे पास क्या है, अलग अलग टाइप के नाम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइप है, टोटल 4 टाइप्स है, यानी कि 4 शेप वाले अपने को मिलेंगे, ठीक है। अगर क्रोमोजोम अपना देखो एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, जो क्रोमोजोम होता है वो जे शेप्ड होता है, यानी कि जो अपना यहाँ पे आपको समझना है कि जो क्रोमोजोम है वो कैसे रहेगा, कुछ ये अपना यहाँ पे सेंट्रोमियर है और ये एक हो गया, और ये देखो कुछ ऐसे बनता है, इसे हम कहते हैं जे शेप्ड, ठीक है। इसे याद रखना, ये है अपना कौन, एक्रोसेंट्रिक, आप ध्यान से समझते जाना। फिर है टिलोसेंट्रिक, तो टिलोसेंट्रिक में अपना यहाँ पे आई शेप्ड बनेगा। आई शेप्ड बोलने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे अपना रहेगा सेंट्रोमियर, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, टिलोसेंट्रिक है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है एट वन एंड में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सब मेटासेंट्रिक, जिसमें क्या बनेगा, नॉर्मली
नॉर्मली एल शेप्ड बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये था अपना एक्रोसेंट्रिक जो जे शेप्ड था, फिलहाल एल शेप्ड और जे शेप्ड तो सेम सेम ही दिखते हैं, बट फिर हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि वैसा अच्छे से बन जाए। ठीक है, ये है अपना नॉर्मली जो ये है अपना यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक, तो इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक, जिसे हम यहाँ पे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, सब मेटासेंट्रिक आगे फिल कर लो। ठीक है, चलो, तो ये होता है एल शेप्ड का, और बाकी फिर है ये वी शेप्ड का। वी शेप्ड का कैसे रहेगा, ये एक हो गया और यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा कुछ ऐसे, ये हो गया वी शेप्ड का, जिसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। ठीक है, और ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीजें हो गई, जो अपना ये नॉर्मल है, तो ये क्या है अपना बहुत ही, और ये क्या है अपना, फिर ये क्या है अपना आई शेप्ड, फिर ये क्या है वी शेप्ड। तो इसे आपको सारी चीजें समझनी है। ये अपना नॉर्मल देखो जो चीजें हैं आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंटली समझ के चलनी है। ठीक है, ये है अपना एल शेप्ड है। ठीक है, फिर ये है अपना यहाँ पे ये नॉर्मल वी शेप्ड है, ये अपना आई शेप्ड है, ये अपना ऐसा मतलब नॉर्मली जे शेप्ड है। ठीक है, तो ऐसा हम जे शेप्ड ऐसा बना लेते हैं, या कभी कभी ऐसा भी तो उल्टा जे हो जाता है, या फिर ऐसे, तो नॉर्मली ये जे शेप्ड है। ठीक है, तो ये चीजों को आप समझनी है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जे शेप्ड होता है कुछ ऐसे हल्का सा जो सेंट्रोमियर होता है हल्का सा ऊपर रहता है, और हल्का सा ऊपर वाला क्रोमोसोम ज्यादा लेंथ में एक्स्ट्रा रहता है, तो इसे आपको समझना है। जो ये वाला रहेगा ये स्मॉल लेंथ में रहेगा, ये वाला ज्यादा लेंथ में रहेगा, तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज एल शेप्ड और जे शेप्ड में मोस्टली जो यहाँ पे देखो सिमिलरिटीज ज्यादा दिखती है, तो आपको थोड़ा सा डरना नहीं, आराम से समझना है। बस इतना यहाँ पे आप लोग पढ़ लोगे सब चीजें समझ जाएंगी। तो ठीक है, चलो अब हम क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या उनकी कैरेक्टर है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो क्रोमोसोम यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम की अभी हम बात करेंगे। ठीक है, जब हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो अभी हमारे दिमाग में तुरंत ही आता है कि जो यहाँ पे डिटर्मिनेशन है सेक्स का, वही इसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये जो क्रोमोसोम्स यही डिसाइड करते हैं, यानी डिटरमाइन करते हैं कि सामने वाला जो एनिमल या सामने वाला मैमल या फिर ह्यूमन बींग्स कोई भी हो, तो ये मेल है या फीमेल है, इसका डिसीजन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और इनका जो नंबर है टोटल, ये नॉर्मली एक्स और वाई दो ही होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, बाकी सब जो होते हैं वो तो अलग है, उनके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे, जिन्हें हम ऑटोजोम कहते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम भी है जिसे हम एलोजोम के नाम से भी जानते हैं। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये नॉर्मली मैमल्स के अंदर वाई और एक्स के फॉर्म में हम इसे समझते हैं, और यही इनका नाम है। और जो ये वाई और एक्स क्रोमोसोम है, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, वाई और एक्स क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं मैमल्स के अंदर, ये बातें आपको समझनी है। और यहाँ पे इनके पास दो टाइप का रीजन होता है, दो रीजन, यानी कि सपोज यहाँ पे देखो अपना ये सेंट्रोमियर, डायग्राम में देखो ये सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर के अगल बगल यहाँ पे होता है दो टाइप का रीजन, एक का नाम है यहाँ पे होमोलोगस रीजन और दूसरे का नाम है नॉन होमोलोगस या फिर हेटेरोलोगस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान देना। जो होमोलोगस रीजन है और नॉन होमोलोगस रीजन है, इसको अभी के अभी याद कर लो कि क्या फर्क है इनमें। जो होमोलोगस रीजन होता है, सो होमो वर्ड का मीनिंग होता है सिमिलर, और लोगस मीन्स होता है पेयर। ठीक है, ये दोनों रीजन वाई क्रोमोसोम में भी होते हैं, एक्स क्रोमोसोम दोनों में होते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, वाई क्रोमोसोम में भी होगा होमोलोगस नॉन होमोलोगस, और एक्स क्रोमोसोम जो होगा इसमें भी होगा होमोलोगस नॉन होमोलोगस, दोनों में होते हैं। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। ये दोनों रीजन होमोलोगस नॉन होमोलोगस एक्स क्रोमोसोम में भी होते हैं, वाई क्रोमोसोम में भी होते हैं। ठीक है, बट जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, चाहे वो वाई का हो चाहे वो एक्स का हो, ये हमेशा सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स को क्या करता है, कंटेन करता है, यानी कि सेम कैरेक्टर वाले सेम टाइप के जीन्स को कैरी करता है। और इसी होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, ये बात आपको समझ के रखनी है। अब आप कहोगे ये क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो अभी जस्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और जिसने 11th में अच्छे से स्टडी की होगी उसे पता होगा क्रॉसिंग ओवर क्या है। हम इसके बारे में अभी जानेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम में ही होता है, चाहे वो एक्स क्रोमोसोम हो चाहे वो वाई क्रोमोसोम हो। सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के, कितने टाइप के, दो टाइप के, एक्स और वाई के अंदर दो रीजन
होमोलोगस रीजन और नॉन होमोलोगस रीजन। होमोलोगस रीजन में सिमिलर टाइप के जीन और क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, और इनके अंदर बहुत ज्यादा जीन्स होते हैं, मतलब एज कंपेयर टू नॉन होमोलोगस जो नंबर ऑफ जीन्स होता है वो होमोलोगस में बहुत ज्यादा मैक्सिमम होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 3 पॉइंट लिखा है ये आपकी टेक्स्ट बुक में जल्दी ढूंढने से नहीं मिलने वाला है। सो प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन पॉइंट्स को नोट कर लो, या यहाँ वैसे भी मैं नोट्स तो प्रोवाइड करूंगा ही आपको, ठीक है, तो आप चाहे नोट कर लो या फिर नोट्स जब दूंगा तो आप रीड कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना। चलो, जो नॉन होमोलोगस होता है ये क्या होता है, डिसिमिलर इनके अंदर जीन्स होते हैं और इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं होता है और इनके अंदर लेस नंबर ऑफ जीन्स होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे देख लो, ये है नॉन होमोलोगस रीजन, जहाँ पे देखो एक में तो ज्यादा इसका लेंथ है और ज्यादा एरिया है, ज्यादा अच्छे से यहाँ पे जीन्स कैरी किया है, बट दूसरे वाले नॉन होमोलोगस में कम कैरी किया है। बट होमोलोगस मतलब होता है सेम, तो यहाँ पे सेम पेयर रहेंगे, जितना इधर उतना इधर भी रहेगा, चाहे वो कोई भी क्रोमोजोम हो, चाहे वो एक्स क्रोमोजोम हो चाहे वाई क्रोमोजोम हो। और होमोलोगस क्रोमोजोम में क्रॉसिंग ओवर होगा और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जीन्स रहेंगे, ठीक है। तो इसे आपको समझ के रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम बहुत ही अच्छे से सीख लेते हैं। हमने रीजन समझ लिया, हमने क्रोमोजोम्स कितने टाइप के थे, सेक्स क्रोमोजोम्स के बारे में वो समझ लिया, क्रोमोजोम के बारे में तो हम जानते ही हैं। अब हम देखेंगे एक्स क्रोमोजोम क्या होता है। तो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों क्रोमोजोम के बारे में पढ़ना, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्रोमोजोम होता है, एक्स क्रोमोजोम जो अपना होता है, ये नॉर्मली स्ट्रेट होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट रॉड लाइक स्ट्रक्चर और लॉन्गर इन लेंथ, ठीक है। यानी कि एमसीक्यू पॉइंट बनता है कि जो एक्स क्रोमोजोम है और जो वाई क्रोमोजोम है, इनमें से कौन सबसे ज्यादा लॉन्गर है, यानी कि लेंथ में कौन ज्यादा बड़ा है। तो याद रखना, एक्स क्रोमोजोम ज्यादा लेंथ में बड़ा होता है और जो वाई क्रोमोजोम होता है वो छोटा होता है एक्स क्रोमोजोम से, ठीक है। चलो, दूसरी बात यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एक्स क्रोमोजोम होता है ये मेटासेंट्रिक इन नेचर होता है। मेटासेंट्रिक कहने का मतलब है कि ये अगर समझो एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, तो जो अपना यहाँ पे सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर एकदम दोनों के मिडल में होगा। ये जो यहाँ पे सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर एकदम मिडल में रहेगा। इसे ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक कंडीशन कहते हैं। कौन सी कंडीशन कहते हैं, मेटासेंट्रिक। और इसका जो शेप होता है ये कैसा था, वी शेप था। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करना है, यहाँ पे समझना है कि जो क्रोमोजोम है ना, एक्स क्रोमोजोम, इसके अंदर यूक्रोमेटिक और हेटेरोक्रोमेटिक ये दो चीजें होती हैं। हालांकि वाई क्रोमोजोम में भी ये चीजें हैं, यूक्रोमेटिक और हेटेरोक्रोमेटिक जो चीजें होती हैं ये एक्स क्रोमोजोम में भी है और वाई क्रोमोजोम में भी है, ठीक है। अब यूक्रोमेटिक और हेटेरोक्रोमेटिक क्या होता है, तो यहाँ पे अच्छे समझना कि यूक्रोमेटिक मतलब जिसमें ज्यादा अमाउंट में कोई भी चीज हो, ठीक है, जो एकदम नॉर्मली कंडेंस हो। क्या होता है, नॉर्मल कंडेंस हो, ये तो एक नॉर्मल से पार्ट है। यूक्रोमेटिक जो होता है ना, इसके अंदर मतलब जो सेल्स है, कलर्स है, ये सारी चीजें, जीन्स है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो किसी क्रोमोजोम के अंदर। हेट्रो में सिमिलर टाइप के नहीं रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जो यूक्रोमेटिक है ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोजोम के अंदर, एक्स क्रोमोजोम में, और लेस अमाउंट होता है हेट्रोक्रोमेटिक, ठीक है। तो जो यूक्रोमेटिक है वो एक्स क्रोमोजोम के अंदर बहुत ज्यादा होता है और जो हेट्रोक्रोमेटिक है ये एक्स क्रोमोजोम के अंदर बहुत कम होता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। इससे सीखने को क्या मिलता है कि जब यूक्रोमेटिक बहुत ज्यादा है और यूक्रोमेटिक ही बहुत ज्यादा अमाउंट में डीएनए के मटेरियल को कैरी करता है, इसका मतलब ये है कि एक्स क्रोमोजोम के पास ज्यादा अमाउंट में डीएनए है, और ज्यादा अमाउंट में जब डीएनए है तो इसके पास ज्यादा जीन्स है, और जिसके पास ज्यादा जीन्स है तो वो जेनेटिकली एक्टिव होगा ना, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रक्चर्स को, ज्यादा कैरेक्टर को ट्रांसफर या इनहेरिट करवा सकता है। तो इसीलिए एक्स क्रोमोजोम मोर एक्टिव होता है देन वाई क्रोमोजोम। वाई बिकॉज हियर जो यूक्रोमेटिक होता है ये ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे डीएनए कैरी करता है और यही इसके पास लार्ज अमाउंट में होता है। तो जिसके पास ज्यादा लार्ज अमाउंट में यूक्रोमेटिक होगा, यूक्रोमेटिन होगा, वो ज्यादा अमाउंट में डीएनए कैरी करेगा। देखो, यूक्रोमेटिक जो होता है ये डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। और अगर कोई यूक्रोमेटिन को ही बहुत ज्यादा अपने पास रखे तो उसके पास डीएनए भी बहुत ज्यादा रहेगा ना, बिकॉज जो यूक्रोमेटिन होता है ये अपने पास ज्यादा अमाउंट में डीएनए कैरी करता है
और एक्स क्रोमोजोम जो है ये यू क्रोमेटिन को ही बहुत ज्यादा अपने पास रखा है, तो उसके पास डीएनए भी बहुत ज्यादा रहेगा। इसका मतलब, और डीएनए के पास होते हैं जीन्स, यानी कि उसके पास जीन्स भी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या रखेगा, उसके पास वो बहुत ज्यादा जेनेटिकली एक्टिव रहेगा, यानी ज्यादा इनहेरिटेड करेगा, इनहेरिटेंस में ज्यादा वर्क करेगा एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी हम देखेंगे वाई क्रोमोजोम के बारे में, जो कि ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनके बीच में हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है डिफरेंस। तो वाई क्रोमोजोम जो होता है ये स्मॉलर होता है और ये एक्रोसेंट्रिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, जो कि हमने पढ़ा था जे शेप्ड था, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो अभी बार बार नहीं बताऊंगा, अभी बताया था कि जे शेप्ड था, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे होता है जे शेप्ड। ठीक है, ऐसे कुछ रहेगा जे शेप्ड, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, चलो, और जो इसके पास है, अब समझने वाली बात है, स्मॉल अमाउंट में इसके पास यू क्रोमेटिन है, और यू क्रोमेटिन क्या करता है, डीएनए कैरी करता है। तो जब यही स्मॉल अमाउंट में है वाई क्रोमोजोम के पास, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके पास डीएनए जो होगा, इसका अमाउंट क्या होगा, बहुत कम होगा, और इसका मतलब है ये बहुत कम जेनेटिकली एक्टिव है, ये ज्यादा जेनेटिकली एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, या तो कभी कभी हम इसे इनर्ट भी कहते हैं, बिकॉज ये वर्क ही नहीं करता है कभी कभी। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जेनेटिकली एक्टिव नहीं है, ज्यादा इनहेरिटेंस नहीं करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में हेल्प ज्यादा नहीं करता है जितना एक्स क्रोमोजोम करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है, जो कि बहुत ही जरूरी है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये क्रोमोजोम के लिए है, बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है, यहाँ पे समझना अच्छे से कि एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, ये लिंक्ड क्या है ये समझ लो पहले। देखो, सपोज आपके सामने एक एक्स है और एक वाई है, यहाँ पे क्रोमोजोम्स, और जो जीन्स, ये जीन्स है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जीन्स जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं किससे, क्रोमोजोम से। जीन्स कनेक्टेड होते हैं क्रोमोजोम से, तो अगर कोई जीन्स एक्स से कनेक्टेड है तो उसे हम कहेंगे एक्स लिंक्ड जीन। नॉर्मल बता रहा हूं अभी, बाद में हम देखेंगे कौन से रीजन में। अब भाई क्रोमोजोम में तो इसके दो रीजन होंगे ना, एक तो होगा होमोलोगस रीजन और एक होगा अपना हेट्रोलोगस रीजन, एक होमोलोगस और एक हेट्रोलोगस रीजन। अब वो कौन से रीजन में कनेक्ट होगा वो तो बात की बात है, पर पहले लिंक्ड का मतलब तो समझो कि कोई भी जो जीन्स है ये क्रोमोजोम से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो ऐसे अगर वो एक्स क्रोमोजोम से कनेक्टेड है तो हम उसे कहेंगे एक्स लिंक्ड। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, एक्स लिंक्ड। और अगर कोई वाई क्रोमोजोम से लिंक्ड है तो उसे हम कहेंगे वाई लिंक्ड। बट अब वो एक्स क्रोमोजोम के कौन से पार्ट में लिंक्ड है, वो होमोलोगस में लिंक्ड है या फिर हेट्रोलोगस में लिंक्ड है। तो मोस्टली जो लिंक्ड जीन्स होते हैं ये हमेशा नॉन होमोलोगस रीजन में ही क्या होते हैं, यानी हेट्रोलोगस। नॉन होमोलोगस मतलब हेट्रोलोगस। ठीक है, तो ये हमेशा नॉन होमोलोगस रीजन में ही क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, चाहे वो एक्स क्रोमोजोम हो चाहे वो वाई क्रोमोजोम हो, कोई भी क्रोमोजोम रहने दो, जो जीन्स होंगे वो हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में ही नॉर्मली क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो जो एक्स लिंक्ड जीन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोजोम के नॉन होमोलोगस रीजन में, और वाई क्रोमोजोम के भी नॉन होमोलोगस रीजन में वाई लिंक्ड जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक आपको कंसेप्चुअल चीजें समझनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर। क्यों करते हैं क्रॉसिंग ओवर, पहले ये समझना पड़ेगा। देखो, तो क्रॉसिंग ओवर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और है क्या चीज ये समझ लो। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है क्रॉसिंग ओवर की, यह आपको एग्जैक्ट कट टू कट बोर्ड एग्जाम में लिख देना है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमेशा होमोलोगस क्रोमोजोम में होता है। ये पॉइंट अपने दिमाग में छाप लो कि होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी कि जो क्रोमोजोम का होमोलोगस वाला एरिया है वहीं पर क्रॉसिंग ओवर होता है और कहीं नहीं होता है। नॉन होमोलोगस रीजन में बिल्कुल भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ये कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोजोम में ही क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है। ठीक है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोड्यूस करता है न्यू कॉम्बिनेशंस को। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। जीन्स एंड इंटरचेंज और एक्सचेंज होता है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट के साथ बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब देखो कहने का मीनिंग क्या है यहां समझते हैं कि समझो यहाँ पे कि जो क्रॉसिंग ओवर है ये दो क्रोमोजोम के बीच में जो जीन्स होते हैं इनका इंटरचेंज है, इनका एक्सचेंजिंग होती है, इंटर एक्सचेंजिंग होती है, जीन्स की इंटर एक्सचेंजिंग होती है। तो कौन से जीन्स की, ये हमेशा होमोलोगस पेयर में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनमें।
अब आप कहोगे कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, तो हमने देखा था ये थे अपने क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम इन्हें हम इनमें क्रोमेटिड्स कहा करते थे, ये और ये जो है ये क्रोमेटिड है। तो इन्हीं में से यहाँ पे जो ये दोनों होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं नॉन सिस्टर यहाँ पे क्रोमेटिड्स, इसे हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इनके पास भी डीएनए होगा, जीन्स होंगे, तो इन्हीं के जीन्स में इंटरमिक्सिंग होती है, यानी कि एक्सचेंजिंग होती है, यानी कि इंटरचेंज होता है। तो इन्हीं दोनों जीन्स में जो एक्सचेंजिंग हुआ, जो क्रॉस हुआ, क्रॉस, इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आपको और अच्छे से समझेगा। यहाँ पे ग्रीन और रेड दो टाइप के यहाँ पे क्रोमोजोम है। दोनों टाइप के क्रोमोजोम में एक ग्रीन वाले का यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड और एक रेड वाले का सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ देखो क्रॉस कर रहे हैं। और ये कौन सा क्रोमोजोम है? होमोलोगस क्रोमोजोम है। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ही होता है और ये होमोलोगस पेयर क्रोमोजोम में होता है। तो हमेशा याद रखना, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम के पास जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उन्हीं में क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि एक्सचेंजिंग और इंटरचेंजिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन। तो जब भाई सोचो जरा, दो जीन्स है और दो जीन्स के पास अलग, दो यहाँ पे क्रोमोजोम है और दोनों क्रोमोजोम्स के पास अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, उनके पास जीन्स होंगे और ये दोनों जीन्स में एक्सचेंजिंग हुई है, इंटरचेंजिंग हुई है। तो क्या होगा, कुछ नया अपने को कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन नया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन अपने को मिला है, समथिंग चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो यही जीन्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो ये सडन चेंज हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। तो याद रखना अच्छे से, म्यूटेशन किसका कॉज है? क्रॉसिंग ओवर का। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो म्यूटेशन नहीं होगा। जो हम अलग अलग टाइप के दिखते हैं, डिफरेंट टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर है, यानी कि जो वेरिएशन हो रहा है, ये ओनली एंड ओनली क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। यानी कि जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं इनमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है, एक्सचेंजिंग हो जाती है जीन्स की, जेनेटिक कैरेक्टर्स की बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। तो इसी की वजह से हमें जो क्रिएटिविटी आती है वो चेंज होती है। हमारा बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर सारे इंसानों का, सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये हमेशा मियोसिस में होता है। मियोसिस में, मियोसिस 1 में, वो भी मियोसिस के कौन से मियोसिस में? तो मियोसिस के मियोसिस 1 में होता है। और मियोसिस 1 के कौन से फेज में? तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। और मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के कौन से स्टेज में? तो हमेशा पैची टिन में होता है। ये बातें ध्यान रखना। तो हमेशा याद रखो, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है। मियोसिस में भी कौन से मियोसिस में? तो मियोसिस 1 में होता है। और मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के स्टेज पैची टिन में होता है। ये बातें ध्यान रखना। पैची टिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमेशा याद रखो, जो अपना क्रॉसिंग ओवर है ये पैची टिन में होता है, प्रोफेज 1 के मियोसिस वाले प्रोसेस में, ठीक है। ये बातें याद रखना है। और जो क्रॉसिंग ओवर है ये 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट हो गया सिनेप्सिस, टेट्राइड फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, टर्मिनलाइजेशन। तो ये चारों स्टेप को याद कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th में हमने इसके बारे में अच्छे से स्टडी की है। डीप में इसकी स्टडी की कोई जरूरत नहीं है 12th के लिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस होगी, जरूरत रहेगी, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। तो क्रॉसिंग ओवर ही रीजन है जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन दी जीन्स, और इसी सडन चेंज की वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, फिजिकली चेंजेस आते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, यानी कि वेरिएशंस कॉज होता है, ठीक है। तो जो वेरिएशंस है डिफरेंट टाइप के हम दिखते हैं अपने मदर एंड पेरेंट्स से जो होते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है, ठीक है। अब आपको सारी कंसेप्ट समझेगी। अब हम समझते हैं कि लिंकेज क्या है, ठीक है। लिंकेज के बारे में हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि लिंकेज के बारे में, यहाँ पे सपोज आपके सामने एक एक्स क्रोमोजोम है, एक वाई क्रोमोजोम है और यहाँ पे जीन्स है, ठीक है। तो ये जीन्स क्या होंगे? ये जीन्स क्या करेंगे? कलेक्ट होंगे एक्स क्रोमोजोम से और वाई क्रोमोजोम से, ठीक है। दोनों क्रोमोजोम से ये जीन्स क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। और ये जीन्स का काम क्या है? आप देखो, अगर मान लो कहीं भी एक्स क्रोमोजोम अभी जाएगा तो ये इसके साथ अपने कनेक्टेड जीन्स को तो लेके जाएगा, ठीक है। और यही जीन्स क्या काम करते हैं? यही जीन्स इनहेरिटेंस
इनहेरिटेंस का काम भी करते हैं। किसका काम करते हैं ये जीन्स? इनहेरिटेंस का, क्योंकि ये कैरी करते हैं बहुत सारे जेनेटिक कैरेक्टर को। तो यही काम होता है इन जीन्स का। तो यानी कि जो जीन्स होता है इनके पास टेंडेंसी होती है, इनके पास टेंडेंसी मतलब पावर, इनके पास टेंडेंसी होती है टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, एक साथ इनहेरिट होने की इनके पास टेंडेंसी होती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम। तो इनके साथ कंबाइन करके जब जीन्स कोई भी इनहेरिटेशन करता है या इनहेरिटेंस करता है, तो यहाँ पे जो इसके पास एबिलिटी है या फिर जो भी एक लिंक हुआ एक्स क्रोमोजोम के साथ इनहेरिटेंस करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? लिंक्ड जीन। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और ये लिंक्ड जीन के पास जो टेंडेंसी है, जो पावर है टू बी इनहेरिटेड और जो इनहेरिटेंस करने की, तो इसे हम कहते हैं लिंकेज। लिंकेज क्या है? वो टेंडेंसी है जो जीन्स क्या किया है, जीन्स ने अपने आप को लिंक किया है एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम के पास। तो ये क्या हो गए? लिंक्ड जीन हो गए। ठीक है, और इस लिंक्ड जीन की एबिलिटी, इस लिंक्ड जीन की टेंडेंसी इनहेरिट करने की जो है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? लिंकेज कहते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, तो इनहेरिटेशन करने की जो एबिलिटी होती है लिंक्ड जीन की, इसी लिंक्ड जीन के टेंडेंसी या फिर इनहेरिटेशन करने की जो पावर होती है, इसे हम लिंकेज कहते हैं। समझ गया होगा अभी आपको? तो जो एक्स क्रोमोजोम होता है, जो वाई क्रोमोजोम होता है, इनके पास जीन्स क्या है? कनेक्टेड है, लिंक्ड है, और यही जीन्स बाद में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स को, हेरिडिटी करने का कॉज है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोजोम्स है ये एक हेरिडिटी कैरियर है। तो जब हेरिडिटी कैरियर है तो ये क्रोमोजोम जीन्स को तो कैरी करता ही है। तो कैसे कैरी करता है? तो जीन्स कनेक्टेड होते हैं क्रोमोजोम्स में और एक्स क्रोमोजोम में। जब ये कनेक्टेड होते हैं तो ऐसे कनेक्टेड जीन्स को हम क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम ऐसे जीन्स को? लिंक्ड जीन कहते हैं। और ये जो लिंक्ड जीन है ये क्या करता है? इनहेरिटेशन करता है। तो यही इसके इनहेरिटेशन करने की एबिलिटी को लिंकेज कहते हैं। समझा कि नहीं अच्छे से? जो लिंकेज होता है ये दो टाइप का होता है, एक कंप्लीट लिंकेज, एक इनकम्प्लीट लिंकेज। तो ये दोनों को हम अभी अच्छे से समझते हैं। तो कंप्लीट लिंकेज जो है ये क्या होता है ये आप समझ लो। जो कंप्लीट लिंकेज है इसके अंदर जो जीन्स होता है, जब कंप्लीट लिंकेज होता है तो जो इसके अंदर जीन्स होता है ये क्लोजली लोकेटेड होता है। मान लो अगर एक्स क्रोमोजोम उठाया तो इससे जो जीन्स कनेक्टेड होगा ना, जो जीन्स, वो इससे क्लोजली कनेक्टेड होगा, क्लोजली लोकेटेड होगा एक्स क्रोमोजोम के अंदर। ठीक है, और जब क्लोजली लोकेटेड है तो इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर उन्हीं सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ होता है जो लूजली बाउंडेड होते हैं, लूजली कनेक्टेड होते हैं विद द क्रोमोजोम। जो जीन्स लूजली कनेक्टेड होते हैं विद द क्रोमोजोम्स, वही क्रोमोजोम्स में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। बट कंप्लीट लिंकेज मतलब अच्छे से लिंकिंग होना। ठीक है, तो जब कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है? जो जीन्स होते हैं ये क्लोजली कनेक्टेड होते हैं या लोकेटेड होते हैं इन दी क्रोमोजोम, और ये जल्दी सेपरेट नहीं होते हैं, इसीलिए इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और ये इनहेरिट करते हैं एक साथ। जो भी इनहेरिटेशन होगा ये एक साथ करते हैं। ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, और कंप्लीट लिंकेज को ही हम स्ट्रांगली या फिर कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, बिकॉज ये ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बस यही छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो कि जो डॉर्सोफिला, अभी इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। डॉर्सोफिला जो होता है इसके अंदर एक्स क्रोमोजोम का कंप्लीट लिंकेज होता है। ये एक एनिमल है, आप इसे गूगल करके जो अपना यहाँ पे ड्रोसोफिला है, जो ये एक फ्लाई होता है। ठीक है, इस फ्लाई के बारे में आप स्टडी कर सकते हो जाके गूगल क्रोम में वगैरह में। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्स क्रोमोजोम है ये कंप्लीटली लिंक्ड होता है। एक्स क्रोमोजोम के अंदर जो जीन्स होते हैं इनका कंप्लीटली लिंकेज होता है, और कंप्लीटली लिंकेज होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड होते हैं और इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज में। तो जो इनकम्प्लीट लिंकेज है यहाँ पे क्या होता है कि जो जीन्स है ये डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं। डिस्टेंटली मतलब बहुत दूर दूर में, ऑन द सेम क्रोमोजोम। ठीक है, और इसी सेपरेशन के वजह से इनमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज अगर ये इनके अंदर जो जीन्स है ये ज्यादा लूजली बाउंडेड रहते हैं
सो क्या होगा, एक सिस्टर क्रोमेटिड से दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड्स में ये जीन्स क्या होंगे, इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर स्ट्रांगली कनेक्टेड होते तो ये इजीली ट्रांसफर होते क्या, नहीं। सो यही रीजन होता है कि इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, बिकॉज इनके अंदर जीन्स वीकली लिंक्ड होते हैं टू दी क्रोमोजोम, और यही फेनोमेनन को हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। ये नॉर्मली जी मेज जो होता है, एक मेज का जो प्लांट है जो उसका नाम है, उसके अंदर जो कलर है और जो यहाँ पे शेप है उसका, ये सारा का सारा इनकम्प्लीट लिंकेज का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। तो ये आपको अभी नेट में ढूंढना पड़ेगा, जी मेज है, इनका कलर शेप कैसे होता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, गूगल से इसका कलर देखना पड़ेगा इमेज में जाके। ओके, कुछ चीजें आप खुद से भी करो। ओके नाउ, तो यहाँ पे सेक्स, अभी यहाँ पे समझते हैं सेक्स लिंक्ड जो अभी इनहेरिटेंस है, तो इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में समझते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखो, अपने पास पता है कि दो टाइप के यहाँ पे लिंकिंग के जो क्रोमोजोम है, एक एक्स लिंक्ड क्रोमोजोम, एक वाई लिंक्ड क्रोमोजोम या जीन्स है। मतलब जो जीन्स एक्स वाले क्रोमोजोम से कनेक्टेड होगा उसे हम एक्स लिंक्ड जीन कहेंगे, और जो वाला जीन्स वाई से कनेक्टेड होगा उसे हम वाई लिंक्ड जीन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है, जो ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड क्रोमोजोम फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन होता है एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम का, इसी ट्रांसमिशन को हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। बिकॉज ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। अभी देखो, ए से बी में क्रोमोजोम ट्रांसफर हो रहा है, ये क्या है, हेरिडिटी है। बट इसी ट्रांसमिशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। समझ गया कि नहीं अच्छे से? तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, यही होता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। चलो, अभी जो ये इनहेरिटेंस है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये मोस्टली इसी के जो अभी समझ लो, कभी यहाँ पे एक्स लिंक है चाहे वो वाई लिंक हो, ये एक दूसरे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन कर रहा है। तो जब ये ट्रांसमिशन कर रहा है मतलब ये इनहेरिटेंस कर रहा है। तो इसी फेनोमेनन को, इसी इनहेरिटेंस को, यानी कि ट्रांसफर ऑफ एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड क्रोमोजोम के इनहेरिटेंस का ये जो प्रोसेस है, इसी इनहेरिटेंस के फेनोमेनन को हम कहते हैं सेक्स लिंकेज। जैसे वहां पे लिंकेज था, लिंकेज वहां पे क्या था, लिंकेज ओनली एंड ओनली जो वहां पे लिंक्ड क्रोमोजोम थे। अब लिंक्ड कौन से भी हो सकते हैं, चाहे वो एक्स लिंक्ड हो चाहे वो कोई भी वाई लिंक्ड जीन हो। तो इन्हीं लिंक्ड जीन्स के ट्रांसमिशन, यानी कि इन्हीं के इनहेरिटेंस की एबिलिटी को हम क्या कहते थे, लिंकेज कहा करते थे। तो यहाँ पे अभी एक्स लिंक्ड क्रोमोजोम और वाई लिंक्ड क्रोमोजोम अच्छे से क्या होंगे, इनहेरिट होंगे। तो इसी इनहेरिट होने के फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे, सेक्स लिंक यहाँ पे, या फिर सेक्स लिंकेज कहेंगे। और जो सेक्स लिंकेज होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इसे आपको अच्छे से समझना है और याद रखना है, बिकॉज ये पूरा थियरी है। तो थियरी में अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस आपको समझते चलना है धीरे धीरे सारी चीजों को, और नथिंग बट कुछ नहीं, बस इतना ही है। तो चलो अभी फटाफट देख लेते हैं जो कंप्लीट सेक्स लिंकेज है, इसके बारे में समझते हैं। जो कंप्लीट सेक्स लिंकेज होता है ये हमेशा नॉन होमोलोगस रीजन में ही कनेक्ट होता है। हम लोग ने देखा था कि अगर सपोज क्रोमोजोम है अपने पास, तो इसके जो अपना जीन्स होगा, जो जीन्स होगा हमने पढ़ा था ना अच्छे से, जो जीन्स होगा ये क्रोमोजोम में कनेक्ट तो होगा, बट कौन से रीजन में, तो ये हमेशा नॉन होमोलोगस रीजन में ही क्या होता है, कनेक्ट होता है। नॉन होमोलोगस रीजन में ही क्या होगा, कनेक्टिविटी करेगा। कौन करेगा, ये जो अपना जीन्स होता है, किसमें, कंप्लीट सेक्स लिंकेज में, चाहे वो एक्स क्रोमोजोम हो चाहे वाई क्रोमोजोम हो, इन क्रोमोजोम्स के नॉन होमोलोगस रीजन में ही अपना यहाँ पे कनेक्टिविटी करता है। ये बातें आपको याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो जीन्स होते हैं ये इनहेरिट करते हैं टुगेदर, एक साथ, और इनमें क्रॉसिंग ओवर इसीलिए नहीं होता है बिकॉज नॉन होमोलोगस रीजन में थोड़ी क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर तो होमोलोगस रीजन में होता है ना, इसीलिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। और ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो यहाँ पे इन्हीं एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड के वजह से होती है, ठीक है। लाइक एक्स लिंक्ड जो यहाँ पे बीमारियां हैं, लाइक हीमोफीलिया, मायोपिया है। फिर यहाँ पे वाई लिंक्ड में हाइपरट्रिचोसिस और इक्थियोसिस, ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे वाई लिंक्ड और एक्स लिंक्ड में होती है, ठीक है। आप इनके बारे में मुझे गूगल करके बताओगे बिकॉज बीमारियां हैं। आप जस्ट गूगल में लिखोगे यार फीवर, तो आपको पता चल जाता है क्या होता है। वैसे इनका नाम भी लिखो और आपको तुरंत बीमारियों के नाम पता चलेंगे।
तो सारी चीजें अगर मैं ही बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेंगी, इस चीज को आप खुद से ढूंढो, ठीक है। चलो याद रखना अच्छे से। फिर है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। तो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज में क्या होता है कि जो जीन्स होता है ये होमोलोगस पेयर में कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसी रीजन के वजह से ये होमोलोगस में होता है, इसी रीजन की वजह से इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। बिकॉज होमोलोगस रीजन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, तो इसी की वजह से इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर हमेशा होता है। ये बातें ध्यान रखना। इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज का बोलने का मतलब है कि अपना जो जीन्स है वो जीन्स किसी भी एक्स और या चाहे वाई क्रोमोजोम हो, इसके होमोलोगस रीजन में लिंक होता है और इसी की वजह से इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से अपने अंदर बहुत सारे म्यूटेशन और बहुत सारे वेरिएशंस बॉडी के स्ट्रक्चर में आते हैं। बहुत सारी बीमारियां लाइक नेफ्राइटिस और रेक्टिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये सारी बीमारियां इसी की वजह से होती हैं। और भी हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस लाइक, ये सारी बीमारियां भी नॉली होती हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक चीज मैं फटाफट बता देता हूँ कि आपके सामने एक यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसे हम मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। और ये मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट एक फ्लाई जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इस फ्लाई के अंदर टीएच मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या किया था कि डाई हाइब्रिड इन्होंने क्रॉस किया था और ये डाई हाइब्रिड जो क्रॉस था ये फ्रूट फ्लाई में इन्होंने परफॉर्म किया था। और वाई इन्होंने फ्रूट जो फ्लाई इसी में क्यों किया, बिकॉज इसकी जो लाइफ होती है ये 2 वीक्स की होती है और इसके अंदर ये बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन कर सकता है और इसी बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन के वजह से रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं। इसीलिए जो मॉर्गन थे इन्होंने क्या किया कि बहुत जल्दी से इसी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये मेंडेल के एग्जैक्ट जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था पी प्लांट के अंदर उसी के सिमिलर टाइप में था, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे इनको रेशियो मिलना चाहिए वो 9:3:1 का रेशियो मिलना चाहिए, बिकॉज डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है ये यही रेशियो है। तो इन्होंने जो उन्होंने क्या किया था, एनिमल के अंदर किया, प्लांट के अंदर किया था अपने मेंडेल ने, और मॉर्गन ने क्या किया, इन्होंने एनिमल के अंदर किया, यानी कि जो अपनी फ्लाई है उसके अंदर किया, फ्रूट फ्लाई के अंदर, और वो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्होंने परफॉर्म किया। इनको भी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन मिली और इन्होंने भी फाइंड किया कि कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, बिकॉज अभी तो ह्यूमन बींग्स है ना, ठीक है। तो इनमें कहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, कहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब कहाँ पे जो अपने जीन्स है वो कंबाइन होके क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ये सारी चीजें इन्होंने पता की, ठीक है। तो ये था मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट जो कि इन्होंने एनिमल के ऊपर परफॉर्म किया था, और ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनके बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्रॉसेस वगैरह F2 जनरेशन में मिलते हैं पनेट स्क्वायर बनाने के बाद, तो ये इनका क्रॉसेस का डाईहाइब्रिड क्रॉस था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में कभी तो पूछता है नहीं, बस यहाँ पे आपको मॉर्गन एक्सपेरिमेंट के रेशियोज के बारे में पूछ लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। और बाकी चीजें आप इंफॉर्मेशन से एक्सपेरिमेंट की उन्हें रीड कर लोगे तो आपको खुद ही समझ जाएगा, ज्यादा मुझे पकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं कि कुछ ऑटोजोमल इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा और बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। वाई ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अब हम अपने इंसानों के बारे में समझने वाले हैं। तो अपने ह्यूमन बींग्स में टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं और 46 का मतलब 23 पेयर, ठीक है, क्योंकि एक पेयर में 2, तो 23 पेयर में कितने, 46 हो गए, ठीक है। और इस 23 पेयर को हम n से दिखाते हैं, इसका मतलब 2n पेयर क्या है, अपना 46 क्रोमोजोम है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इन 46 क्रोमोजोम में से ध्यान देना अच्छे से, इन 46 क्रोमोजोम में कितने पेयर है, 23 पेयर है। और इस 23 पेयर को मैं डिवाइड करूंगा 2 पार्ट में, एक 22 पेयर और एक सिंगल पेयर, समझा कि नहीं। जो ये सिंगल पेयर है इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। क्या कहते हैं, इसे हम सेक्स क्रोमोजोम। ये आप अच्छे से फटाफट याद कर लो, ठीक है, इसे हम कहेंगे सेक्स क्रोमोजोम। और यहाँ पे जो ये 22 पेयर है इसे हम कहेंगे ऑटोजोम। क्या कहेंगे,
ऑटोजोम। ठीक है, और इसे हम कहेंगे सेक्स क्रोमोजोम या फिर एलोजोम। क्या कहेंगे इसे हम? एलोजोम। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अपने ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोजोम होते हैं, और जिसे हम पेयर में अगर कहें तो पेयर में कितने हो गए? 23 पेयर हो गए। और 23 पेयर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक किया 22 पेयर, एक किया सिंगल पेयर। 22 पेयर में यहाँ पे 44 क्रोमोजोम होंगे और यहाँ पे 2 क्रोमोजोम होंगे। ठीक है, तो जो 2 क्रोमोजोम होती है ये एक्स और वाई क्रोमोजोम है, जिसे हम सेक्स क्रोमोजोम या एलोजोम्स भी कहते हैं। और यहाँ पे 44 क्रोमोजोम है, जिसे हम ऑटोजोम्स भी कहते हैं। जो ये सेक्स क्रोमोजोम है ये अपने बॉडी के अंदर के जो सेक्स होता है इसे डिफाइन करता है, यानी मेल एंड फीमेल, और बहुत सारी डिसीजेस भी होती है इसकी वजह से। और ऑटोजोम से होता है ये अपने बॉडी के नॉर्मल जो ट्रेड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रेड्स है, कैरेक्टर है, अदर देन सेक्स जो होते हैं, इससे रिलेटेड, इससे डिफरेंट जो कैरेक्टर है, उन ट्रेड्स को कंट्रोल करता है ऑटोजोम, जो कि 22 पेयर में होता है। ठीक है, और जो सेक्स क्रोमोजोम है ये नॉर्मली अपने अंदर के सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करता है? डिफाइन करता है, यानी कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज को यही क्रोमोजोम डिफाइन करते हैं। और ये मोस्टली अपने बॉडी के सोमेटिक सेल की बात हो रही है, क्योंकि जो सोमेटिक सेल होता है ये अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। ठीक है, सोमेटिक सेल याद रखना, और ये डिप्लॉयड इन नेचर होता है। ठीक है, ये बातें अच्छे से आपको याद रखनी है। तो ऑटोजोमल इनहेरिटेंस फिर क्या है? अभी तो हमने डीप नॉलेज समझ ली, फिर ऑटोजोमल इनहेरिटेंस क्या है ये समझना है। तो जो ऑटोजोमल इनहेरिटेंस होता है ये ट्रांसमिशन होता है बॉडी कैरेक्टर का, अदर देन सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स। सेक्स वाले जो, अभी देखो अभी हम लोग ऑटोजोमल की बात कर रहे हैं ना, तो ऑटोजोमल में ये अपना ये वाला पेयर आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि सिर्फ 22 पेयर की यहाँ पे बात चलेगी। समझा कि नहीं अच्छे से? बाद में हम इस 1 पेयर के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले हम 22 पेयर की बात करेंगे। ठीक है, तो जो ये 22 पेयर है, यानी कि इसमें फिर क्या होगा? ये सेक्स लिंक्ड जो ट्रेड्स है इसको कंसीडर किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर अदर देन सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स from parents to their offspring through autosome is nothing but autosomal inheritance। अब आपको समझ गया होगा, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ those body characters other than sexual characters to from parents to offspring is nothing but autosomal inheritance। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है, यानी कि वो सारे कैरेक्टर का पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसमिशन होगा जो ऑटोजोमल होंगे, यानी कि अदर देन सेक्सुअल क्रोमोजोम्स या फिर अदर देन सेक्सुअल ट्रेट्स या कैरेक्टर्स। मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर्स को छोड़ के बाकी जितने भी कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है उसे हम ऑटोजोमल इनहेरिटेंस कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को ऑटोजोमल इनहेरिटेंस कहते हैं, बिकॉज अदर देन जो सेक्स कैरेक्टर है वो ऑटोजोम्स है, तो ऑटोजोमल इनहेरिटेंस ही कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, इसके अंदर जो ट्रेड्स होते हैं, अब यहाँ पे ट्रेड्स या तो डोमिनेंट हो सकते हैं या तो रिसेसिव हो सकते हैं। जो ट्रेड्स सामने आके एक्सप्रेस होते हैं, जो हमें दिखते हैं, वो डोमिनेंट वाले हैं, और जो नहीं दिखते हैं वो रिसेसिव है। रिसेसिव दिखता ही नहीं है, ये बातें ध्यान देना। तो जो डोमिनेंट ट्रेड्स है ये कौन कौन से ट्रेड्स है ये समझते हैं, लाइक विडोज स्पीक और हंटिंगटन डिसीज। ये जो होती है ना, ये डोमिनेंट ट्रेट के वजह से होता है। ठीक है, कभी भी जो ऑटोजोमल यानी 22 पेयर जो कैरेक्टर है, इनके वजह से जब डोमिनेंट ट्रेट हो जाता है, यानी कि ये जो ऑटोजोम है 22 पेयर में ये डोमिनेंट हो जाए, तो हमारे अंदर या तो विडो स्पीक दिखेगा और या तो हंटिंगटन यहाँ पे डिसीज दिखेगा। इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। ऐसे ही जो रेसेसिव ट्रेट है, अगर ये हुआ तो ये क्या होगा? फिनाइल कीटोनूरिया एक बीमारी होती है, या तो ये होगा या तो फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि एक सेल जो कि एकदम फाइबर के फॉर्म में, पेट वगैरह में, स्टमक में जो सेल होता है ट्यूमर लाइक, ये बढ़ जाता है, इसे हम सिस्टिक फाइब्रोसिस भी कहते हैं। या तो सिकल सेल एनीमिया, जिसके बारे में आप जानते हो, जो अपने आरबीसी होती है, इनका जो सेल होता है वो कुछ ऐसा कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जबकि इसे ऐसे राउंडेड होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया है। तो अभी चलिए गाइस, हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स की जो बीमारियां लाइक विडो स्पीक बीमारी तो नहीं है, अच्छी बात है ये, बट जो फिनाइल कीटोनूरिया है ये बीमारी है, रेसेसिव ट्रेट की वजह से आता है। ठीक है, ये बातें ध्यान देना। और ये कौन सा इनहेरिटेंस की वजह से होता है? ये ऑटोजोमल इनहेरिटेंस है। अभी हम सेक्सुअल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं क्या, एक्स वाई की? नहीं। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे विडो स्पीक के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जो विडो स्पीक है ये प्रोमिनेंट, याद रखना प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयर लाइन है जो अपने ह्यूमन बींग्स में होती है।
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताना। आप जाना मिरर में और मिरर में देखना अपने बालों को ऊपर थोड़ा सा उठा के और देखना कि किसको किसको विडो स्पीक है ऐसा कुछ और किसको ऐसा प्लेन है। जिसको ऐसा यहाँ पे वी शेप्ड है वो विडो स्पीक है और मैं बता दूं कि मुझे है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे किसको किसको विडो स्पीक है और किसको किसको नहीं है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो चलो, तो ये विडो स्पीक होना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी। ऐसा माना जाता है कि जिसको विडो स्पीक है नॉर्मली उसके पास, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो नहीं बट ऐसा बहुत सारे रिजल्ट में पाया गया कि जो इंटेलिजेंसी है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होती है। बट या मतलब नॉर्मल जो अगर मैं कहूं कि बुक वगैरह रीडिंग या फिर मतलब नॉलेज बेसिस पे, बट जो जिसके पास विडो स्पीक नहीं होता है इसके पास नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जो एक्टिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिर जो क्रिएटिविटी लाइक कुछ बाहर या फिर जैसा मतलब फिजिकली कुछ करना, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी पाई जाती हैं, ये उनके जीन्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अपने जगह में दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा मोस्टली पॉसिबल भी है, इम्पॉसिबल भी है, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है, 100% कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। तो आप लोग पता करना कि किसके पास ज्यादा विडो स्पीक है, बट मैं तो कहूंगा कि जिसके पास ज्यादा इंटेलिजेंसी है वही इस पे भी हासिल करेगा जीत को, ये बातें ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो, ये जो नॉर्मली होता है ये डोमिनेंट जीन की वजह से होता है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसने डोमिनेंट जीन को कैपिटल W ले लिया है और यहाँ पे जो रेसेसिव है हेट्रोजाइगस वाला यहाँ पे कैपिटल W और स्मॉल w ले लिया है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है। तो जिसके अंदर कैपिटल W यानी डोमिनेंट वाले जिसके अंदर इनहेरिट होते हैं वही विडो स्पीक उसी को आता है, ठीक है। और ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। चलो, तो और नेक्स्ट बीमारी है विडो स्पीक के अलावा कि फिनाइल कीटोनूरिया। जो फिनाइल कीटोनूरिया है PKU, ये क्या होता है अब इसके बारे में समझ लो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये अपना लास्ट टॉपिक होगा, ओके। तो देखो, ये हमेशा रेसेसिव ऑटोसोमल जीन्स की वजह से होता है। तो विडो स्पीक किसकी वजह से था? विडो स्पीक जो था ये अपना डोमिनेंट जीन की वजह से था। ये बातें दोनों में डिफरेंस याद रखना, MCQ में अगर पूछा तो तुमको आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो रेसेसिव है, जब ये किसी भी इंसान के अंदर ये इनहेरिट हो जाता है यानी आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम। ये एंजाइम का काम क्या है? ये एंजाइम कभी भी जो नॉर्मली अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे एसेंशियल चीजें होती हैं उनको कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। टायरोसिन एक केमिकल कंपाउंड है, इसमें क्या करता है? कन्वर्जन करता है। कब? जो ये फिनाइल एलेनिन होता है। बट जब किसी को फिनाइल कीटोनूरिया हो जाता है तो ये जो यहाँ पे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज है, ये क्या होता है? ये प्रोड्यूस ही नहीं होता है। तो जब ये प्रोड्यूस होगा ही नहीं तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन ये कन्वर्ट हो रहा था ट्रायोसिन में, तो ये क्या अभी कन्वर्ट होगा? तो ये कन्वर्जन इसका नहीं होगा इनटू टायरोसिन। और जब इसका कन्वर्जन नहीं होगा तो ये अमाइनो एसिड फिनाइल एनिलिन जो होगा ये कहाँ जाएगा? तो ये मिक्स हो जाता है विद द ब्लड और जो अपने ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसके साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम फिर क्या होती है? तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि अपनी मेमोरी लॉस होने लगती है और अपना दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता है और पूरा जो यूरिन है ये पूरे ब्लड में एकदम मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में भी प्रॉब्लम आती है। और ये नॉर्मली जो ये यहाँ पे यूरिन के थ्रू यहाँ पे जो अपना बच गया यानी कि अमाइनो एसिड फिनाइल एनिलिन ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, तो ऐसी बीमारी को फिनाइल कीटोनूरिया कहते हैं, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। यानी कि फिर से एक बार सुन लो, जो अमाइनो एसिड फिनाइल एनिलिन होता है एलेनिन, ठीक है, ये एक नाइट्रोजिनस बेसिस कंपाउंड है और अपने बॉडी में जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी है ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए रहता है, ठीक है, नहीं चाहिए ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं, ठीक है, निकाल देना है अपने बॉडी से। और इसीलिए हम लोग यूरिन वगैरह को डिस्चार्ज करते हैं, बिकॉज यूरिन भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड के बेसिस पे बनता है, यूरिया, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। तो अपने बॉडी के अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज। एज जिस वर्ड में लास्ट में आता है उसे हम एंजाइम कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम ये प्रोड्यूस होता है अपने बॉडी में और ये क्या करता है? इस यहाँ पे अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में।
बट जब यहाँ पे फिनाइल कीटोनूरिया यानी PKU की कंडीशन आती है, जब किसी इंसान के अंदर रेसेसिव ऑटोजोमल जीन्स हावी हो जाता है या फिर अपने बॉडी में आ जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज है एंजाइम, ये जो कन्वर्जन करता है ये प्रोड्यूस ही नहीं होता है। तो ये कन्वर्जन होगा क्या टायरोसिन में? नहीं होगा ना। तो फिर ये जो अमीनो एसिड था ये अपने ब्लड में और यहाँ पे जो CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो अपने बॉडी में सेरेबेलम होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, इनके बीच में एक फ्लूइड होता है अपने बॉडी के अंदर। इस बॉडी में ये मिक्स हो जाता है, इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में मिक्स हो जाता है ये अपना अमीनो एसिड, और इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ही है ये। तो इसी वजह से ये एक ऑटोजोमल डिसीज है, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस की वजह से होती है, जो वो 22 क्रोमोसोम्स के थे उसके वजह से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अपने पास वो सिंगल पेयर था यानी कि वो XY वाला, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और अपना चैप्टर होगा कंप्लीट पार्ट 4 में। ठीक है, तो वेट कीजिएगा उस चैप्टर का। आज की डेट आप देख लो, इसके हिसाब से आपका 2-3 दिन में इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। डोंट वरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय, और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।